इससे पहले अपन ने 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिए है। तो आज कितना हो गया? 26/5 है। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या नए सत्र 2023-24 के अनुसार है ना, उसके सिलेबस के अनुसार नए सत्र में आपके जो बुक में जो काट जाट हुई है उसके अनुसार, बुक के अनुसार 1.1 हट गया और 1.4 हट गया है। आपके पास जो बुक है उसमें जो शुरू की 1.1 है वो अपन नहीं पढ़ेंगे। शुरू का 1.1 अब नए सिलेबस के अनुसार हट गया है। 1.2 पढ़ेंगे और 1.3 पढ़ेंगे। 1.4 भी नहीं पढ़ेंगे और 1.1 भी नहीं पढ़ेंगे। तो अपना पहला टॉपिक आता है चैप्टर का नाम। चैप्टर के नाम से अपन श्री गणेश करेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। डेट लगा लो। चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है। इसका परिभाषा, ये वास्तविक संख्या होता क्या है, इसका परिभाषा होती क्या है, इसका पूरा कन्फर्म अपन पहले करेंगे। तो ऊपर लिख लो आप ये। मैंने इसी तरीके से आपकी फेयर नोटबुक ऐसे ही होगी। फेयर नोटबुक का जो पेज है वो ऐसे होगा, ऊपर लाइन होगी, उसके ऊपर ऐसा लिख लो, ये डेट लगा लो, वास्तविक संख्या है ना। चले इसको ऐड कर लो यहाँ तक, चले अपन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, किनसे ये बनती है, कौन सा हिसाब द्वारा इनमें लगता है, क्या होती है ये प्रॉपर। तो ऐड कर लिया होगा ऊपर का बायोडाटा, नहीं क्या हो तो जल्दी कर लो, ऐड फटाफट जल्दी करो। याद आती इसकी परिभाषा छुपी हुई इसमें। मैं दशमलव प्रसार बता रहा हूँ आपको। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, जो कि आपके वैसे तो इसी चैप्टर का 1.4 में था, लेकिन जो हट गया आपके, लेकिन 9th क्लास में जरूर पढ़ा था आपने थोड़ा थोड़ा। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है वो सुनिए, देखो ध्यान दीजिए। दशमलव प्रसार होता है 3 प्रकार का, ध्यान दीजिए। दशमलव जो संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है, सुनिए। एक तो दशमलव प्रसार होता है, मेन तो 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार, ध्यान से सुनिए। दशमलव प्रसार होता है शांत, दशमलव प्रसार होता है शांत। शांत मतलब जब यदि किसी भी नंबर में किसी नंबर का भाग दे, अपन किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग दे, तब भाग देने के बाद में शेषफल कितना आ जाए, 0। जैसे मान लो इस तरीके का आ जाए, मान लो भाग दिया अपने और ऐसा आ जाए, इसके बाद में मतलब कुछ नहीं है, मान लो 4 के बाद में कुछ नहीं आए और 4 पर भाग पूरा पूरा चला गया। अब मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि किस संख्या में किस संख्या का भाग दिया है, लेकिन ये समझ लो कोई न कोई संख्या होगी और उसमें किसी ने किसी का तो भाग लगा होगा, तब ये नंबर जरूर से आया होगा और शेषफल कितना आया होगा, 0। और भाग फल में जो आखिरी अंक है वो कितना आया होगा, 4। और 4 के बाद में कुछ भी नहीं आया है, इसलिए इसको इस दशमलव प्रसार को बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये शांत हो गया है। इसके बाद में आगे नहीं चलेगा, क्योंकि आगे क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि शेषफल कितना आ गया, 0। कब आ गया शेषफल 0, जब भागफल का आखिरी अंक कौन आया, 4। कब आया ये, मैं बार बार कर रहा हूं, ये नहीं बता पाऊंगा कि किसी भी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया था, भाग देने पर मेरे पास ये आया और आखिरी अंक कितना आया, भागफल का 4 आया और शेषफल कितना आया, 0। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ठीक है। दूसरा दशमलव प्रसार, ध्यान से सुनिए, दूसरा दशमलव प्रसार होता है अशांत, है ना। अशांत के अंदर 2 आते हैं, ध्यान से सुनिए। अशांत के अंदर 2 आते हैं, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा। यदि आप इसको समझोगे ना तब यहां पर पहुंच पाओगे आप। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन इतना मतलब डायरेक्ट इतना नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैंने उसको पहले उठाया। ठीक है। शांत अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती, जिसका दूसरा नाम होता है अशांति। अशांत आवर्ती को दूसरा नाम भी होता है अशांत आवर्ती। बोलो, जैसे अपने डबल नाम होते हैं ना,
एक स्कूल का नाम और एक घर का नाम और एक और भी किसी का नाम होता है ना, तीन तीना भी होते हैं, है ना? वैसे अशांत आवर्ती का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? अशांत पुनरावर्ती। क्या होता है? पुनरावर्ती। ये दो नहीं है, एक ही समझो, इसको मैंने बोला है दो नाम। नीचे वाला एक और बच गया, वो अशांति अशांत अनावर्ती। ध्यान से सुनिए बातों को, ध्यान लगा के सुनिए, पूरा समझाएगा। सुनिए, दशमलव प्रसार मोटा मोटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, लेकिन टोटल देखा जाए तो 3 प्रकार का हो गया समझो। शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। इसको मत बोलो, मतलब समझ रहे होंगे 3 प्रकार हो गए। ये देखो, ये एक ही तो ना है, एक ही है ना ये, और ये कितना है? ये दूसरा है। तो बोलो दशमलव प्रसार कितना हो गया? यहाँ पे लिख दो मैं जरा वापस। शांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? शांत। दूसरा होता है दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, और तीसरा दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती। सुनिए ध्यान से, इनके एग्जाम्पल दे दूं मैं, जैसे पहले वाले के दिए। सुनिए ध्यान से, इनका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल वो ही ले लेता हूं मैं यहाँ, 794.54। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इसका डबल नाम नहीं लिखा मैंने, अशांत पुनरावर्ती। समझ लीजिए, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 794.542 आवर्ती। 542 डेस डेस डेस, और ये लो। समझिए, ध्यान से समझिए। किसी भी बच्चे से किसी भी टाइम पे पूछ सकता हूं मैं कुछ भी, जो ध्यान लगाएगा वो तुरंत बता देगा। सर इसके ऊपर जो गरीब से गरीब स्टूडेंट है वो भी बता देगा, गरीब पढ़ाई में, मतलब समझ रहे हो आप, है ना? हाँ, इसके बाद में क्या आएगा? बार भी तो लगा सकते हैं। बार भी लगा सकते हैं ना, डेस डेस नहीं लगाए तो मैं बताऊंगा पूरा। एक बार ध्यान लगा के समझिए, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बता पाएंगे सर दीजिए यहाँ पर कितना आएगा, सब बता देंगे यहाँ पर कितना आएगा, है ना? इसीलिए इसको बोला जाता है आवर्ती। आवर्ती या फिर पुनरावर्ती। अनावर्ती मत बोलो, पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब क्या हुआ? बार बार रिपीट हो रहा है। समझिए, इस चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 794.542 का बार। इसका मतलब हुआ ये 3 डिजिट जो है, 3 अंक जो है, ये 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती, अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावर्ती। ठीक है, शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा, बार बार भाग चलता ही रहेगा। आगे आप जानते हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, फिर दोबारा भाग देंगे तो 4, फिर दोबारा भाग देंगे 2, फिर 5, फिर 4। ऐसा कभी आपने भाग दिया होगा तो ऐसा आपके साथ गठित हुआ होगा, मतलब आप में बीती होगी ऐसा भाग, कोई नंबर ऐसे दिया होगा, भाग आपने बार बार रिपीट हो रहा होगा। कई बार देखा होगा आपने, 9 9 9 9 चलता है कई भाग देते समय, कई बार 6 6 6 6 चल रहा है। ठीक है, इसमें आओ, ये उदाहरण लेता हूं मैं, इसका एग्जांपल यहाँ ले रहा हूं, 794.5427810 बता दो। अब 3 के बाद में यदि बता सको तो क्या आएगा? बता दो। ये डेस डेस क्या कहता है? ये डेस डेस कहता है कि बार बार चलता रहेगा। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं, इन नंबरों को देखकर 5 4 2 7 8 1 0 3, इन नंबरों को देखकर क्या आप आगे डिसाइड कर सकते हो कि क्या आएगा? कर सकते हो डिसाइड, लेकिन यहां पर डिसाइड अपन कर सकते हैं। जहां पर बिना भाग दिए डिसाइड कर दे कि आगे क्या आने वाला है, तब इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जहां पर बिना भाग दिए आगे पता नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या आने वाला है, उसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। बल्कि अशांत तो ये भी होता है, अशांत का मतलब शेषफल 0 तो इसमें भी कभी नहीं आएगा, और शेषफल 0 इसमें भी कभी नहीं आएगा। फर्क ये है कि इसमें आगे पता चल जाता है और इसमें आगे पता नहीं चलता है। अब सुनिए, बोलो दशमलव प्रसार जो है, मोटा मोटा मैं आपको ये बताया हूं, दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है, शांत और अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। सुनिए,
अब इन दोनों को आना, इन दोनों में जितनी भी संख्याएं आती है ना शांत और अशांत आवर्ती में, इन दोनों में जितनी भी संख्या आती है वो सारी की सारी संख्या परिमेय कहलाती है। इन दोनों में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे के सारे परिमेय कहलाते हैं। और ये जो बच्चा है ना एकला, वो अपरिमेय नंबर कहलाता है। सुन लीजिए ध्यान से। जैसे और आपने छोटी क्लासों में 8वीं क्लास तक या 9th क्लास में भी चलती है नॉर्मल परिभाषा परिमेय की, ये चलती है ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 8वीं क्लास तक या 9वीं क्लास में भी चलती है नॉर्मल परिभाषा परिमेय की, ऐसी संख्याएं जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सी कहलाती है? परिमेय। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते p/q का मतलब हो गया अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। वो 8वीं क्लास तक है, मतलब छोटा लेवल की एक परिभाषा है। परिमेय की यहाँ परिभाषा बोले, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती हो, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहती है। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहती हैं। ये परिभाषा होगी थोड़ा उस स्तर की। छोटी परिभाषा भी होती है लेवल की, भाई 8वीं क्लास तक के बच्चे इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, बड़ी क्लास के फिर बड़ी परिभाषा हो जाती है। तो आपको यह बताना चाह रहा हूं परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। ऐसी संख्याएं यदि भाग दे तब दशमलव प्रसार शांत आए, शेषफल 0, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आए, शेषफल तो 0 नहीं आएगा लेकिन बार बार रिपीट करेंगे। ये दो जो है ना वो किस में बोले जाएंगे? परिमेय। 7/9 है, √4 है, ये सारी। और अशांत आवर्ती कौन कौन सी होती है? जैसे मान लो √2 है। अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद में 41, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या जिनमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए, ऐसी संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपन निकाले, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, वो सारा का सारा ध्यान रखना, वर्गमूल अशांत क्या आएगा? अनावर्ती। इसलिए अभाज्य संख्या का वर्गमूल सभी की सभी संख्याएं, वो किसका एग्जांपल चला जाएगा? अपरिमेय। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव कैसी होती है? वो अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती है। वो अपन 1/2 में पढ़ेंगे, अपन 1/2 में सारा, जो आपके 1/3 है वो पुरानी वाली बुक में 1/3 है ना। तो बताओ जो परिमेय मैंने बताया और जो अपरिमेय बताया, आपको यह पता होना चाहिए परिमेय किनको बोलते हैं। ऐसी संख्याएं, नॉर्मल परिभाषा भी याद होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं, या वो बोले तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती है, वो संख्याएं परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय, या यह परिभाषा बोले ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय, देखो गणित में जितनी भी संख्याएं हैं वो या तो परिमेय होगी और परिमेय नहीं होगी तो सम और विषम तो जानते हो, या तो सम होगी या फिर विषम। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी तो वो परिमेय होगी। उन सभी का मेल, यदि इन सभी को परिमेय और अपरिमेय को मिला दिया जाए, परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, इन दोनों का योग कर दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों का समूह बना दिया जाए, इन दोनों का संग्रह कर दिया जाए, इन दोनों को एक थैले में डाल दिया जाए, तो ये सभी मिलकर जो संख्या बनती है उसको क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। तो इसकी परिभाषा ये होगी परिमेय। इसकी परिभाषा ध्यान है, जब भी परिभाषा लिखते हो तो उस लाइन के जस्ट नीचे से थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करो, इस लाइन में नहीं लिखना है और इसमें भी यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ से चालू करना है। परिमेय, परिमेय और
परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह, संग्रह को ही क्या कहते हैं भाई? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √2 ये अपरिमेय होगी। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्या का यदि वर्गमूल का मतलब रूट लगा दे तो वो पक्का किस में जाएगी? अपरिमेय। √2 है, √6 परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ये अपरिमेय का एग्जांपल हो गया, ये परिमेय का एग्जांपल हो गया, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है ना, इसलिए। 2/3 है, 2/3 का दशमलव प्रसार शायद अशांत आवर्ती आएगा। देखो दिमाग लगाने की कोशिश करो। 3 छिके 0 पॉइंट लग जाएगा पहले भाई, 2 में भाग थोड़ी भाग जाएगा, आवर्ती आएगा ना, समझ रहे हो आप? ध्यान दो तो भाई, 2 में 3 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो पहले ही, 20 बन गया। 3 छिका 18, फिर 2 बचेगा, 3 छिका 18, फिर 2 बचेगा, 3 छिका 18, 0.66666 0.6 का भार, जिसको बोला जाता है अशांत आवर्ती। परिमेय का एग्जांपल हो गया ना जी, परिमेय का एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल और ले लो, 2 सिंगल 2, ये भी P/Q के रूप की है, ये भी P/Q के रूप की है, ये P/Q के रूप की है, लेकिन बता पाओगे ये P/Q के रूप में कैसे है? इत्यादि बट्टे में क्या लगा सकते हैं? 1। परिभाषा ऐड करोगे है ना, नीचे वाला मैं बाय डाटा के साथ थोड़ा सा लिखवा दूंगा, आपको ये नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ पे लिखवा दूंगा मैं साइड में ना, ये पूरा नहीं ऐड कराऊंगा। परिभाषा लिख लिया आपने? इसको रफ करके मैं नीचे ऐड कर देता हूँ, जस्ट नीचे ऐड कर लो। एक तो होता है दशमलव प्रसार शांत, शांत होता है। ये कैसी होती है संख्या? परिमेय। इसका एग्जांपल ले तो 741.542, बस ठीक है, ठीक है। चले दूसरा, अशांत आवर्ती, ठीक है। ये कैसी होती है? परिमेय। कैसी होती है? परिमेय। एग्जाम्पल है इसका, बोलो एग्जाम्पल क्या आएगा? 741.424242 चलो, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 741.42 का भार। तीसरा, अशांत अनावर्ती। ये इसका दूसरा नाम हो रहा है, वो नहीं लिखा है मैंने बीच वाले का। इसका है, ये कैसी होती है? अपरिमेय। इसका एग्जाम्पल ले तो 741321801 ठीक है, समझ गए होंगे। ये और ऐड कर लो, इसके आगे अपन चलेंगे चैप्टर में। वैसे थोड़ा सा मैं बायोडाटा बता दूं, पूरी गणित के अंदर है ना, पूरी गणित के अंदर 2 प्रकार की संख्या होती है। एक तो वास्तविक संख्या, ध्यान से सुनिए, और एक दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, पूरी गणित के अंदर ये संख्या होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आपके ये चल रहा है, ये चलना बाकी रहेगा, आप इसको अभी नहीं पढ़े हो। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या होती है रूट में -4, रूट में -2, रूट में -3। इसको सोल्व नहीं कर पाओगे आप, इसको आपने सोल्व करना अभी सीखा ही नहीं है, ये आपके बस की बात है, अभी नहीं है।
तो ये आपके आगे पढ़ोगे आप, ये अभी नहीं पढ़ पाए। अभी तो अभी क्या पढ़ रहे हो आप? सिर्फ वास्तविक संख्या। पूरी संख्या कौन कौन सी होती है? देखो पूरी गणित में परिमेय होती है या फिर अपरिमेय। जैसे परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य या फिर भाज्य, सम या फिर विषम। वैसे वास्तविक या फिर काल्पनिक। अपन तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक। काल्पनिक तो पढ़ना बाकी है, जो कि जो बच्चे छट जाएंगे वो ही पढ़ पाएंगे, बाकी नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, जैसे मान लो 10th क्लास में सारे बच्चे गणित पढ़ते हैं, आगे की क्लास में छठे बच्चे गणित पढ़ पाएंगे। हाँ, ये आगे पढ़ पाओगे आप। इसमें आपके सिलेबस में नहीं है काल्पनिक संख्या, जिसको आयोटा बोला जाता है ना, आयोटा वगैरह प्रोसेस चलता है, वो आपके अभी नहीं है। मैंने थोड़ा सा आपको इशारा किया है ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाओ। चलिए हटा दो इसको, नीचे चलेंगे अपन। नीचे आपकी बुक में देख लो, अपन नहीं पढ़ेंगे। तो आगे वाला टॉपिक चलेगा अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। आपके 1 पॉइंट, आपकी पुरानी जो बुक है उसमें 1.1 की प्रश्नावली के जस्ट नीचे मिलेगा ये टॉपिक आपको, ठीक है। तो मैं ये जो प्रश्नावली, ये जो बेसिक जानकारी लिखा रहा हूँ, वैसे तो ये तो देखो चैप्टर का नाम है, यहाँ तक तो सारे चैप्टर का बेसिक है, बल्कि यहाँ लगाए लो आप, यहाँ लगा लो। क्या लगाओगे आप? ऊपर ही ऊपर प्रश्नावली किसका? 1.1 की बेसिक जानकारी या परिचय लगा लो। सर नीचे नहीं लगा सकते? आगे नीचे लगा सकते हो। वैसे तो देखा जाए तो ये तो चैप्टर का है ना, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो। ये तो चैप्टर का हो गया। 1.1 की थोड़ी ना सर? हाँ, 1.1 की है, मतलब आपके जो 1.2 है ना, वो 1.1 बोली जाएगी। आप नए सिलेबस के अनुसार जो आपकी बुक में 1.2 है ना, वो आपकी नई जो बुक छप के आएंगी उनमें क्या लिखा हुआ आएगा? वहां 1.1। 1.1 आपकी पुरानी जो बुक में है वो आपकी नहीं पढ़ेंगे अपन। पुरानी बुक में जो 1.2 है वो अपनी 1.1 हो गया, और जो आपके 1.3 है वो 1.2 हो गया, और 1.4 पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये 1.1 की बेसिक जानकारी यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ लगा लो, ऊपर लगाना चाहो तो ऊपर लगा लो। ये 1.1 की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, 1.1 के बाद में 1.2 की बाद में पढ़ेंगे। तो इसका अगला टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, ये टॉपिक लगाओगे। इस टॉपिक के बारे में पूरा मसला करेंगे, इसका छानबीन करेंगे, इसका विवरण से इसको देखेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय चलेंगे, इसको ऐड कीजिए। लिख देता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं इसका, इस प्रमेय के अनुसार क्या, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त या लिखा जा सकता है। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कई बच्चों को पता नहीं है भाज्य अभाज्य, शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, ध्यान दे दो। भाज्य अभाज्य का मसला क्या है? एक अपने आप में राजा है, न भाज्य है, दो इधर जाएगी, तीन भी इधर जाएगी, तीन भी इधर जाएगी, समझ रहे हो? चार इधर आ जाएगी, पांच इधर जाएगी, छह इधर आ जाएगी, राइट पार्ट। 7 8 9 10 11 जाने की कोशिश करूं, वापस रुक जाऊं, कहा
मत बोल देना ऊपर। 12 13 14 15 15 या 16 ही। आ जाओ एक बार इसका राज देखिए। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, सही परिभाषा रियलिटी में ये है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य होती है। जैसे 2 के गुणनखंड 1 और 2, 3 के गुणनखंड 1 और 3, 5 के गुणनखंड 1 और 5, 7 के गुणनखंड 1 और 7, 11 के 1 और 11, 13 के 1 और 13। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, या मारवाड़ी भाषा में बोल लो तो ऐसी संख्या जिनमें एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए, वो संख्या कौन सी होती है? अभाज्य। इसके अलावा इनके गुणनखंड देखो, 1 भी है, 2 भी है, 4। इनके गुणनखंड 2 से अधिक ही आएंगे, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी, 2 नहीं आएंगे इनके गुणनखंड। अर्थात इनमें कम से कम 3 संख्या का तो भाग जाएगा। जैसे 1 का जा रहा है 4 में, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। इनके गुणनखंड 3 है, इनके गुणनखंड कितने हैं? 4। इनके गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इनके गुणनखंड 1 है, 3 है, 9 है। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड आए वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर क्या बोला है? इधर आइए। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, दिमाग लगा लो मैं क्या बोल रहा हूं। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब इन्हीं को, इनको 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 इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आ जाओ, 4 ले लिया, 2 गुना 2, सुनिए ध्यान से, 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2, तो ये तो भाज्य है और ये अभाज्य गुना क्या बन गया? अभाज्य गुना अभाज्य गुना अभाज्य बन गया। देखो बोलो, 4 एक भाज्य था, मैंने इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। अभाज्य गुना अभाज्य, और ये कौन है? भाज्य। फिर कौन है? 6 को लिखो, 2 गुना 3, ये भी अभाज्य गुना अभाज्य है, समझ रहे हो? और तो 8, 2 गुना 4 या 2 गुना 2 गुना 2। अब ध्यान दो, मेन बात अब आएगी। ये भाज्य है, ये कौन है? कौन, किसकी बात करूं? 2 की। 4 कैसा है? भाज्य। जिस बच्चों के समझ में आ जाएगा ना वो राजा कहलाएगा। समझ में आना जरूरी है, कॉपी पे लिखना इतना जरूरी नहीं है, कॉपी में लिखना इतना जरूरी, बहुत जरूरी है। देखो सुनो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुना अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। देखो, या तो इधर तो भाज्य होगी, इस तरफ तो भाज्य होगी। क्यों? अपन कौन सी संख्या को लिख सकते हैं? भाज्य को। कौन सी को? भाज्य। किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या को। तो सुनिए, भाज्य बराबर अभाज्य गुना अभाज्य आ सकता है, या भाज्य बराबर अभाज्य गुना भाज्य आ सकता है, लेकिन पर एक तो भाज्य पक्का होगा। सुनिए ध्यान से सुनिए, एक तो अभाज्य पक्का होगा। एक भाज्य हो सकता है गुणनफल में, लेकिन एक तो अभाज्य पक्का होगा। या तो दोनों अभाज्य होंगे, या फिर एक नंबर या एक संख्या तो अभाज्य पक्की होगी, एक भाज्य भी हो सकती है। तो बोलो प्रत्येक भाज्य संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं अपन? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, एक भाज्य होगी और या तो दोनों अभाज्य होंगी, या फिर एक अभाज्य एक भाज्य। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई भी नंबर ले, लेकिन भाज्य लेना है। किसको लिख सकते हैं अपन? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक भाज्य लेना है, उसको किस रूप में तोड़ सकते हैं? गुणा के रूप में। गुणा में
या तो गुना में 2 संख्या आएंगी, या गुना में 3 संख्या आएंगी, या गुना में 4 आएंगी। उनमें से एक तो अभाज्य पक्का रहेगा। जैसे 10 की बात करो, 10 कैसा है भाज्य? कैसे लिख सकते हो 10 को? 2 गुना 5। बोलो 2 और 5 दोनों कैसे है? अभाज्य गुना अभाज्य। 12 की बात करो, 12 की बात करें तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4। आप कहोगे 12 को तो 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, राइट बात है। 12 को 6 गुना 12 भी लिख सकते हैं। सुनिए अब बताओ, ये भाज्य है, ये अभाज्य गुना अभाज्य बना, ये क्या बना? भाज्य बराबर भाज्य गुना अभाज्य। मतलब एक तो अभाज्य पक्का आएगा, एक भाज्य आ सकता है लेकिन एक तो अभाज्य पक्का आएगा। तो बोलो प्रत्येक भाज्य संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं अपन? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है प्रत्येक भाज्य संख्याओं को। तो आप जैसे 4 बराबर 2 गुना 2 भाज्य अभाज्य अभाज्य लिख देना। इतना एग्जाम्पल खूब सारा है, यहाँ तक ऐड कर लो। ये रफली ऐड मत करना, रफ वाला ऐड मत करना, इतना ऐड कर लो। इसके आगे अपन चलेंगे, इतना आप यहाँ तक ऐड कर लो, इसके आगे अपन चलेंगे। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसका है क्या कोई क्वेश्चन? इसका एक क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है इसका। मतलब इस अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रश्नावली आपकी 1.2 हो गया आपके पास, 1.2 हो गया आपके पास। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठा। सिर्फ और सिर्फ देखो, ये जो है ना, ये प्रमेय अपने काम में आएगी। अक्सर साइज मैं 1.1 लगाऊंगा और आप भी 1.1 ही लगाओगे, लेकिन ध्यान में जरूर रखना है अपन 1.2 पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 वाला। ये इस प्रमेय के अनुसार करेंगे अपन, सिर्फ छठा क्वेश्चन। बाकी एक एग्जाम्पल और था पुराने, लेकिन वो एग्जाम्पल अब नहीं था, है ना। चलो ये रफली मैं हटा देता हूँ, इनको ऐड कर लो आप, और ये बॉक्स भी जरूर बना लेना ताकि आपको पता हो जाएगा कि ये प्रमेय अपने कौन से क्वेश्चन में काम में आने वाली है। शांति से सही से क्लियरिटी ऐड कर लो, पूरा तरीके से ऐड कर लो। आगे अपन चलेंगे। तो मैंने अगला टॉपिक आपका एस से एलसीएम आता है। मैंने पूरा विवरण देखो आपके सामने लिखा है। महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया में, कोई बात नहीं, लिख देंगे, हिंदी भी चलता है, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर देखो, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका हाईएस्ट से एच, कॉमन से सी, फैक्टर से एफ, इसलिए इसका शॉर्ट नाम बन गया HCF। ठीक है ना, शॉर्ट नाम। इधर आओ, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, LCM। और हिंदी बोले तो लघुत्तम समापवर्तक लेस है, और इसको आगे पै और बोला जाता है, वैसे लेस है पै होता है पूरा नाम, मैंने वो लिखा नहीं है। हाँ लेस होता है, और इसका मैसेपा होता है, वो लगाया नहीं मैंने। हाँ यहाँ से बनता है वो पै, मैंने इसको शॉर्ट में मैसा लेसा लिखा है। हिंदी में मैसा लेसा है, लेकिन आपके इंग्लिश में चलेंगे, हिंदी में चलेंगे तो ये नाम लिखा हुआ आएगा महत्तम समापवर्तक। मैसा तो नहीं लिखा हुआ आएगा, तो लिखा भी आए तो आपको बता दिया मैंने, कहीं शायद ही कहीं मिलेगा आपको, वरना तो ज्यादातर एस पर एलसीएम बोलेगा, और हिंदी में बोले तो फुल बोलेगा महत्तम समापवर्तक, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक। इनकी विधियां भाई किन किन विधियों से अपन करेंगे। ठीक है, पहली विधि का नाम है, पहली विधि का नाम है यूक्लिड हट चुका है आपके नए सिलेबस के अनुसार। हाँ, पहली विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा। और इधर भी यही है, इधर भी यही है, अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा, पहली विधि का ये नाम। और इसमें 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगा, कितने भी संख्या होगा, ऐसे और एलसीएम अपन फाइंड कर सकते हैं। चले
दूसरा नाम है सूत्र द्वारा। केवल दो सर दो। हाँ जी, केवल दो। यहाँ पे भी है सूत्र द्वारा। केवल दो संख्या। ये तो दोनों सेम ही हो गया, कोई भी इधर उधर लिया है ना, ध्यान रहे। इसमें ये केवल दो संख्या हो, केवल दो संख्या के लिए इसकी सहायता से केवल दो संख्याओं का ही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, और इसकी सहायता से भी पाए ले केवल दो संख्या के लिए ही है। ये भी कितनी संख्या के लिए है? दो। केवल, मतलब ये सूत्र द्वारा विधि जो है ना, सूत्र द्वारा, इनसे अपन केवल दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इस विधि से नहीं निकाले सकते। सुन लेना, सूत्र द्वारा। बाकी दो विधि इसके दो सेम ही हो गया। एक यूक्लिड था, वो आपके अनुसार मरे गया। क्या ये बताए? चले, अब चलेंगे आगे अपन। इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम वास्तव में होते क्या है, ये बताऊंगा ध्यान से। जैसे मैं कोई नंबर फिट कर लेता हूँ, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ 6 व 100, 6 व 12 ऐड कर लूँ या 20 ले लूँ, चलो, और इस तरह मैं निकाल रहा हूँ इन दोनों का। ध्यान से सुनिए, इन दोनों का इधर एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं, इधर एल और इधर एलसीएम निकाल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, एक बार ऐड मत करिए आप, ऐड मत करिए आप। और 6 के और इधर 20 के, सुनिए ध्यान से सुनिए, 6 के 20 के, ये नंबर में दूसरा ले लूं तो सही रहेगा थोड़ा, 20 का बहुत बड़ा जाएगा आगे, शायद 18 का ले लूं, 18 का 18 ले लो, 2 छक्का ले लो, 2 छमे तो वो छवि मिल जाएगा। ऐसा नंबर लूँ जिससे क्या है कि आपको समझ में आए। मैं ले लेता हूँ 6 12 6 के बाद में 6 के 18 और 6 चौक 24, 4 ले लूँ, 4 ले लूँ, ठीक। देखो सुनिए, इधर मैं लिख रहा हूँ 6 और 4। एक बार समझ लीजिए, कई बच्चों को तो मैंने एक बार पहले क्लास ली हुई है, उनको पता है, वास्तव में पूरा रिलेटिव पता है, उनको ध्यान लगाया होगा उस टाइम पे। तो अब सुनिए ध्यान से, 4 सुनिए, इधर क्या चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ये बीच में पार्ट है, इस तरफ एचसीएफ लिया मैंने, उस तरफ एलसीएम लिया, बीच में आपके सामने लैंड है, समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए। इधर क्या चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर होता है गुणनखंड, मल्टीप्लाई होता है गुणज। इधर गुणनखंड चलेगा, इधर गुणज चलेंगे। सुनिए, गुणनखंड है 6 के गुणनखंड लिख रहा हूँ, फैक्टर लिख रहा हूँ, फैक्टर गुणनखंड 6 में किस का भाग जाता है, वो 1 2 3 6 के बाद में तो कोई नहीं आएगा। इनका ये फैक्टर सीमित होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है। 4 के 1 2 4 और समझ रहे होगे, ये फैक्टर जो होते हैं ना, ये खुद जो जिसका फैक्टर निकाल रहे हो वो होता है उनसे कम ही होता है, ज्यादा कभी नहीं जाता है फैक्टर। क्या 6 से बड़ा कोई 6 का फैक्टर है? मतलब 6 का गुणनखंड है 6 से बड़ा? नहीं। 4 से बड़ा कोई है? इधर आओ, लेकिन इधर आओ, 6 के गुणन 6 12 18 पूरा हिसाब किताब दे रहा, पूरा ऐसे वैसे का मसला क्लियर कर दूंगा यदि ध्यान लगा के सुन लिया। ध्यान लगा के 5-7 मिनट का है ये, तो ज्यादा हिसाब किताब नहीं, सुन लेना। 24 पूरा क्लियर हो जाएगा यदि ध्यान लगा पूरा देख लें। 12 18 24 30 और 36। सुनिए इधर आओ, 4 8 12 16 20 24, समझिए, ठीक है। अब सुनिए, फैक्टर जो होते हैं ना, गुणनखंड जो होते हैं, गुणनखंड से में से निकलता है, अर्थात एचसीएफ गुणनखंड से निकलता है,
और एलसीएम जो निकलता है वो गुणज से निकलता है। इनको हिंदी में गुणज बोला जाता है, गुणज। और इनको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड। इंग्लिश में लिख रखा है ही मैंने। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बराबर और छोटा होता है, ये संख्याओं के बराबर होता है उससे छोटा, ये संख्याओं के बराबर होता है उससे बड़ा। बड़ा कितना भी जा सकता है, ये सीमित नहीं है और ये सीमित है। सीमित का मतलब समझ गए होंगे, गिनती कर सकते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, डेस डेस लग रहा है एपी की तरह, जैसे आपने समांतर श्रेणी पढ़ी है उसकी तरह। चलिए, एपी बन गया एक प्रकार का, एपी है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों के गुणनखंड में, इन दोनों के गुणनखंड में सबसे बड़ा, दोनों में, इन दोनों के गुणनखंड में सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन है? दो है क्या? इन दोनों के गुणनखंड में सबसे बड़ा कॉमन दो है। ध्यान से सुनिए, और भी है, मैं दूसरे पेन से कलर कर दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूरा प्रॉपर यहाँ ध्यान दीजिए। दो जो है ना वो ऐसा है जो दोनों का गुणनखंड है, और एक जो है ना वो भी है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, इसको बोला जाता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, 4 और 6 का सबसे बड़ा सार हुआ गुणनखंड। बताओ, ऐसा 5वीं 6वीं की बुक में था, सार हुआ गुणनखंड सबसे बड़ा है। तो 4 और 6 का सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड कौन है? 2। तो इसका एचसीएफ आया 2। ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, सुनिए, ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाता है। कोई आपको ये बोले 6 किलो है और 4 किलो है, दोनों को टुकड़ों में बांटना है, तो बताओ ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो इनको बांट सकता है, पूरा पूरा बांट सकता है। मतलब इनको भी 2 में बांट दो, इनको भी 2, ये तो 3 बार बटेगा और ये 2 बार। तो ये एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर होता है, बड़ा से बड़ा। वैसे तो एक और है, अरे एक भी है, ऐसे एक का भी भाग उन दोनों में पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा एक ऐसा नंबर होता है, इनका भाग है, अर्थात ये उनको पूरा पूरा काटेगा। इधर छोटा से छोटा नंबर बताओ, ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ, छोटा से छोटा जो दोनों में आ रहा है। 12 और 12 का टेबल चलेगा, फिर सुनना, 12 का टेबल चलेगा आगे। छोटा से छोटा गुणज बताओ जो दोनों का है, सार हुआ गुणज बोलेंगे उनको, छोटा से छोटा बताना। तो इनका एलसीएम 12 है, समझ लो। और ये ऐसे ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या, बड़ी तो और भी है, 24 भी है, 36 भी है, आगे और आएगा 72 है, कितना है 48 आएगा क्या? 48 से 72 है ना, 12 का टेबल आएगा, और भी है। लेकिन ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी, जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। इधर तो क्या है, ये बड़ा से बड़ा ऐसा है, सुन लो ये बात लास्ट बार, ये बड़ा से बड़ा ऐसा है, इसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा जाएगा। और ये छोटा से छोटा ऐसा है, इनमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया। ये क्या होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा सबसे बड़ा, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन। कॉमन मींस दोनों में बेनिफिट। और ये होता है सबसे छोटा। और एक बात सुन लेना, यहाँ पर है ना, यहाँ पे इनमें इन दोनों का पूरा पूरा, मतलब ये दोनों इसको पूरा पूरा काटेंगे, और यहाँ पे ये उनको पूरा पूरा काटेंगे। वहां ये सबसे बड़ा होता है, वो सबसे छोटा। इनके जैसा और भी है खूब सारे, लेकिन ये सबसे छोटा है, इसलिए विशेषता होगी ना सबसे छोटा। वैसे तो खूब सारा और भी ले ले, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है, इसलिए ये राजा दोनों में ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे छोटा। तो ये समझ लो, और इनको ऐड भी कर लो। ये पूरा, ये आगे बहुत जगह काम में आता है, बहुत जगह काम में आता है। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो आपको ये पूछ ले कोई, 12 और 24 में ऐसा कौन है जो इनको बराबर बराबर काट सकता है?
बड़ा से बड़ा कौन है? बड़ा से बड़ा कौन है जो बराबर बराबर काट सकता है? 12 है। तो वो कौन है? एचसीएफ है। और एलसीएम जो आएगा वो इनका मल्टीप्लाई आएगा, वो आएगा। इनको ऐड कर लो, यहाँ तक पूरा कर लिया, भूल गया हूँ शायद। आगे अपन चलेंगे, कुछ हिंदी वाला प्रश्न है एक दो, उनके लिए वो बता देते, फिर आगे चलेंगे। अभी 1.1 की बेसिक जो जानकारी है वो पूरा हो चुका है। प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक, जो आपकी पुरानी बुक में उदाहरण नंबर 5 से लेकर कितनी है? 8 तक है। समझ रहे हो? उदाहरण नंबर 1 मैंने चालू कर दिया। एक हिंदी वाला प्रश्न आए ना, उसके लिए थोड़ा सुन लो आप। जब हिंदी वाला प्रश्न आए तो ऐसे समझना, जब आंसर यदि दी हुई संख्या से बड़ा आ रहा है तब तो आप एलसीएम निकालना है, और दी हुई संख्या से आंसर यदि छोटा आ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। एक प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उसमें वहीं पे बता दूंगा आपको, वहीं पे समझा दूंगा कि भाई क्या निकलेगा। ठीक है, और उदाहरण नंबर 1 चलेगा। उदाहरण नंबर 1 की तरह सेम प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 है शायद, छठा तो चलाए हो गया था, छठा तो बताई दिया मैंने, 5 है। कौन सा प्रश्न है? 5 सेम लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण नंबर 1 हल, प्रश्न नंबर 5 सेम, ऐसे लगा लो, अच्छा रहेगा। तो कर दूं क्या अभी? उदाहरण नंबर 1 कौन सा है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए टाइम लगेगा। इसमें कल हो जाएंगे सारे लगभग, है ना? तो बाकी अपन कल ही करेंगे, मैंने लाभ दिया है। इसमें 15 मिनट पूरी होगी, बीच में रहा नहीं जाएगा समझाने में। और ये दोनों साथ हो जाएंगे, एक में बता दूंगा तो दूसरा खुद कर लोगे अपना। ठीक है, इसके उदाहरण 1 के जस्ट बाद में 5 कर लेना चाहिए आप, हो सके तो। ठीक है।